नमस्कार। डीडी न्यूज़ की विशेष पेशकश इस हफ्ते की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश में होने वाली हर हलचल को। इस शो में संस्कृति है, स्वास्थ्य है, खेल है और मनोरंजन है, और इसके साथ ही साथ प्रेरक कहानियां भी हैं। आपके शहर में क्या कुछ हुई गतिविधियां और क्या कुछ हुए विशेष आयोजन, ये सभी कुछ हम आपको दिखाएंगे इस विशेष कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कोशिश कर दिखाया है जयपुर के रहने वाली दो सगी बहनों दीपाली शर्मा और छवि शर्मा ने। शारीरिक अक्षमता से परे हटकर इन्होंने कैनवास की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। तो आइए देखते हैं इन लोगों की एक प्रेरक कहानी। कहते हैं प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। शारीरिक बनावट, रंग, कद या फिर दिव्यांगता ही क्यों ना हो, ये सब हुनर के आगे बौने पड़ जाते हैं। जयपुर के रहने वाली दीपाली शर्मा और छवि शर्मा दोनों सगी बहनें हैं, और दोनों ही बहनें ना तो बोल पाती हैं और ना ही सुन सकती हैं। लेकिन शारीरिक कमजोरी को अपनी लगन और मेहनत से इन्होंने खुद की ताकत बना दिया। दोनों बहनों ने पेंटिंग बनाने की शुरुआत की और पेंटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, जिसकी एक बानगी आपके सामने है। दीपाली और छवि ने विजुअल आर्ट्स में परास्नातक करके पेंटिंग की दुनिया में अपनी प्रतिभा को और निखारा। सुरेंद्र कुमार शर्मा को जब पता चला कि उनकी दोनों बेटियां बोलने और सुनने में अक्षम हैं, तो उन्हें गहरा धक्का लगा। लेकिन ईश्वर के इस फैसले को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी बेटियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मतलब मेरी शादी के 1 साल बाद दीपाली का जन्म हुआ, और उसके 1.5 साल बाद हमें अनुभव हुआ कि इसको शायद सुनने में प्रॉब्लम है। तो हमने इनको चेकअप कराया, जयपुर कराया, फिर इसका दिल्ली और बॉम्बे भी गए। तो जब ये मालूम चला कि ये वास्तव में सुन नहीं पा रही हैं बिल्कुल भी और प्रोफाउंड लॉस है, तो हमें वास्तव में बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ऐसा हमने कभी ऐसा कि सोचा भी नहीं था, ना कोई ऐसा अनुभव था। और धक्का इतना लगा कि निश्चित रूप से डिप्रेशन में आदमी आता है एक बार। लेकिन एक बार बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, जब भगवान ने यही काम दिया है तो अब इसी काम में लगना है। तो इनका इंटरेस्ट जो पेंटिंग में देखा, तो 12th के बाद इनको विजुअल आर्ट में एडमिशन दिलाया। मैं नहीं सोच पाता था, लेकिन उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन भी किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने छवि ने गोल्ड मेडल और दीपाली ने सिल्वर मेडल लिया। और इनकी पेंटिंग्स को आज लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये भगवान का आशीर्वाद है कि आज हमारे लिए गर्व की बात है। इनके नाम से हम पहचाने जाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है पेंटिंग्स के एग्जीबिशन में, और इनकी पेंटिंग्स को बहुत सराहा जाता है। बड़े लोग आर्टिस्ट यही कहते हैं कि इनको अपने आर्ट में आगे बढ़ने दें, ये आगे जाके आपका नाम बहुत रोशन करेंगे। छवि और दीपाली की मां ने अपनी बेटियों के जीवन में एक मित्र की भूमिका अदा की और अपने बच्चों के मन की हर बात समझने लगी। जैसे स्कूल में जाते थे तो बताते रहते थे ऐसे ही पढ़ाओ या ऐसे लिखाओ, लेकिन इनका हियरिंग लॉस इतना ज़्यादा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था क्या। हमने कहा आप बताते जाओ, हम पढ़ाते जाएंगे इनको। और थोड़ा स्पीच के लिए फिर बॉम्बे जाते थे हम लोग इनकी हियरिंग टेस्टिंग के लिए, तो हमने उसका ग्राफ निकलवाया था। तो उन्होंने बताया कि ये 4th स्टैंडर्ड तक बोलने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपनी बेटियों की सांकेतिक भाषा को ट्रांसलेट भी करती हैं। छोटी थी मेरी एज 15 साल हाँ, अपने आप बनाती। छवि ये बोल रही है
कि जैसे मैं 10-12 साल की थी तब से पेंटिंग बना रही हूँ, लेकिन 15 साल में मैंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। बाबूजी का, हमारे दादाजी के पिताजी यानी बाबूजी, उनका पोर्ट्रेट बनाया, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट बनाया। तो फिर दीपाली वाले गुरुजी के पास गई तो उनसे फिर पेंटिंग सीखी। दीपाली के कठिन दौर में उनका हाथ थामकर उनको संबल प्रदान किया उनके पति विष्णु शर्मा ने। वो अपनी पत्नी के जुनून में हर वक्त साए की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मैंने सोचा कि जैसे आजकल समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको देखते हुए कि इन लोगों की मदद के लिए मैंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया जी। क्योंकि हो सकता है कि आज अपन अच्छे हैं, किसी एक्सीडेंट में अपने साथ भी हो सकता है, ये तो कुदरत का है। इसलिए मैंने सोचा कि अपन को शादी इनसे ही करनी है। फिर मैंने धीरे धीरे इनके टच में आया तो उनका नेचर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इनकी एजुकेशन, जो इनकी पेंटिंग्स थी, वो बहुत ही अच्छे उच्च लेवल की थी। फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज करके फिर मैंने सोचा शादी मैं इन्हीं से करूँगा। दोनों बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनाई है और उनका कहना है कि वह यह तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहती हैं। दीपाली और छवि को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी बनाई हुई जीवंत पेंटिंग्स न्यूयॉर्क, दुबई, नीदरलैंड, सिंगापुर जैसे तमाम देशों में प्रदर्शनी के लिए लगाई जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। इसीलिए कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप कड़ी मेहनत से मेहनत करते हो तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों में होती है। आधुनिकता के इस दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारे होने लगे हैं। साइबर ठगी, साइबर क्राइम और इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स का भी चलन अत्यधिक बढ़ गया है। हमारे युवा गेम्स में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, जिसे ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग में हमारे युवा कई बार अपराध की श्रेणी में भी आ जाते हैं। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग कितना ख़तरनाक है और कितना ज़्यादा हमारे युवा इसमें व्यस्त होते चले जा रहे हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको इस स्टोरी में। रातों रात अमीर बनने की लालसा के चलते युवाओं में मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की प्रवृत्ति एक बीमारी बनती जा रही है। लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टाइलिश बाइक, महंगे मोबाइल पाने की हसरत भी युवाओं को ऑनलाइन गैम्बलिंग के जाल में धकेल रही है। गैम्बलिंग यानी जुआ भारत में गैरकानूनी है, लेकिन पैसे के लिए ऑनलाइन गेमिंग एक जरिया बन गया है। कई युवा मानते हैं कि डिजिटाइजेशन के इस दौर में युवा वर्ग ऑनलाइन गैम्बलिंग के जिस दलदल में फंसता जा रहा है, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में युवा गेमिंग के चक्करों में छोटे से लालच में आकर अपने पैसे लगाकर इस गैम्बलिंग में घुसते जा रहे हैं। उन्हें पहले तो एहसास नहीं होता है, लेकिन बाद में जब उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है तब उनको एहसास होता है कि ये बहुत भयानक स्थिति में आ चुके हैं। स्थान पर जैसे चाय की दुकान हो गई या कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे युवाओं का जमावड़ा रहता है और वहाँ पे ऐसे लोगों का एक टारगेट होता है कि ऐसे लोगों को बरगलाया जाए, ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। महंगी चीज़ें दिखाना, महंगे शौक़ उनको दिखाना, महंगे मोबाइल दिखाना, जिससे कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो कि अगर ये व्यक्ति 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में इस तरीके का खर्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वो उसी तरह से उसकी तरफ अग्रसर होकर के इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिससे कि निकलना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जालोया का कहना है कि किशोरों और युवाओं में ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत एक बीमारी बन गई है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में गैम्बलिंग डिसऑर्डर या पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग कहते हैं। परिजनों को समय रहते पीड़ित युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग को डिसऑर्डर को अपन देखें तो मोटा मोटा ये एक प्रकार का जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, उसके अंदर लत पड़ जाना, फिर उसके अंदर लोगों से धीरे धीरे अलग हो जाना, इस प्रकार को अपन एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि अपने को प्रलोभन भी मिलता है कि अपन चलो पैसे से
कुछ इसके अंदर कुछ कमा लेंगे, कुछ और कर लेंगे, इस वजह से वो और ज़्यादा उसके अंदर चला जाता है। जिसके अंदर ये लत पड़ गई उसको डांटे नहीं, उसको गुस्से की नज़रों से नहीं देके, उसको इन्फीरियर भावना से नहीं देके, उसको एक प्रकार कंसल्टेंट डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि इतने सारा हमारे पास लॉस हो गया तो उसको कैसे निकलना है, कैसे निजात पाना है। भारत में लगभग 42 करोड़ सक्रिय ऑनलाइन गेमर्स हैं। देश का युवा मेहनत और बुद्धि का कम उपयोग करके शॉर्टकट तरीके से अधिक पैसा बनाने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इस ऑनलाइन गेम साइट के लिए कानूनी आयु सीमा 18 वर्ष है, लेकिन फर्जी आईडी और आयु सीमा की जांच के लिए ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है। हमारे देश में ऑनलाइन जुए के खेल को खेलने वाले बहुत से युवकों के पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेने के भी कई मामले सामने आए हैं। कुचामन सिटी के पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बिश्नोई का कहना है कि इस तरह की लत से बचाने के लिए माता पिता को अपने बच्चों पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आजकल के टाइम में क्या है कि इंटरनेट और मोबाइल, जो एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह सभी के हाथ में है, सभी के, तो माँ बाप को या पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है ये कोई ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अंदर कहीं इसमें फंस तो नहीं रहा है। और वैसे इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर ये गेमिंग ऐप वगैरह है ये कई विदेशों से भी संचालित होते हैं, और इसमें क्या कानूनी कार्रवाई भी है, जैसे आईपीसी में भी है, आईटी एक्ट में भी है, आरपीजीओ है जो गैमलिंग एक्ट है उसके अंदर भी कार्रवाई करते हैं। तो पुलिस का तो यही कहना है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, वो अपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे या एंड्रॉयड पे क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, थोड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है उसमें। युवा वर्षों की मेहनत की कमाई बर्बाद करने में लगे हैं। इससे युवाओं में तनाव और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी बढ़ रही है और युवा अवसादग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तकनीक का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सुविधा का अत्यधिक प्रयोग हमें पंगु बना देता है। इसीलिए हमारे युवाओं को इंटरनेट का उचित इस्तेमाल करते हुए अपने स्वास्थ्य और अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। राजस्थान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर अब खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने वाली है। जी हाँ, राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार यानी कि जो खेल विभाग है वो इस तरीके के नए नवाचार करने के लिए आ रहा है। आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें धरातल पर दिखेंगी। तो आइए देखते हैं खेलों पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान में अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के खिलाड़ियों ने पिछले कई सालों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। राजस्थान के युवाओं का खेल के प्रति जुनून को देखते हुए राज्य सरकार खेलो राजस्थान यूथ गेम्स करवाएगी। अब प्रदेश की नई खेल नीति से खिलाड़ियों को अधिक सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। जो ओलंपिक गेम्स है उनको इसमें शामिल किया जाना उचित होगा। अभी जैसे यहाँ पे बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, इन खेलों में जो है खेलो इंडिया में ये शामिल है। और जूडो है, इंडिविजुअल में बॉक्सिंग है। इन्हीं गेमों में अगर खेलो यूथ गेम राजस्थान का होता है तो क्योंकि आगे इसके रिजल्ट्स वही चीज़ है जो ओलंपिक में नहीं है या एशियाड में नहीं है, उन गेमों को शामिल करने के बजाय इन्हीं गेमों को शामिल किया जाए। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स को लेकर खिलाड़ियों के भीतर अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि खेल के अधिक अवसर मिलने से हमें अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। राजस्थान सरकार जो है वो खेलो राजस्थान भी करवाएगी, तो मानते हैं बहुत ही अच्छी एक पहल है जिसमें खिलाड़ियों को मौका मिलेगा आगे आने का। जैसे कि सर ने भी बोला मोबाइल फ़ोन के लिए, तो जो लोग मोबाइल फ़ोन छोड़ के ग्राउंड में प्रैक्टिस भी करते हैं
वो भी इसमें खेलेंगे तो उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं भी आगे खेल सकता हूँ। जब वो दूसरे खेलों से कम्पीट करेंगे तो उन्हें अपना एक लेवल पता लगेगा, अपना एक कहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, कितना उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी एक पहल है। हमारा खेलो राजस्थान शुरू होने वाला है तो मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगी और मैं इसी तरीके से आगे जाते रहूँगी, चाहे मैं हारूँ चाहे मैं जीतूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोऊंगी। बिकॉज मैं चाहे से नहीं जीतूँ लेकिन मैं पूरा बेस्ट दूँगी अपना। अभी राजस्थान सरकार ने भी एक नए खेलों का आयोजन कर रही है जिसका नाम है खेलो राजस्थान के नाम से, और जो उसमें वो राजस्थान के प्लेयर्स को आगे निकालने के लिए इस कंपटीशन को करवाने जा रही है। अभी हम बस उसका इंतज़ार करेंगे कब उसकी जो डेट्स हैं वो आएँ। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। निश्चित रूप से जब ऐसे हॉस्टल्स खोले जाएंगे तो खिलाड़ी को सुविधा मिलेगी तो परफॉर्मेंस भी आएगी। और गर्ल्स के लिए स्पेशली क्या होता है, गर्ल्स के लिए ग्राउंड पे पहुंचना, आना जाना और एक ट्रेनिंग एक मुश्किल सा काम होता है। जब हॉस्टल्स खुलेंगे तो उनकी सारी सुविधा वहीं मिलेगी। खिलाड़ी के लिए क्या चाहिए, एक अच्छे खिलाड़ी के लिए या मेडल लाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, उसके बाद डाइट चाहिए और रेस्ट चाहिए। ये चीज़ें जो हॉस्टल्स अपन खोलेंगे या जो भी सरकार खोलती है तो उसी में ये चीज़ें सब प्रोवाइड हो सकती है, मिल सकती है। एक बच्चा किसी गांव से आता है या दूर से आता है या बच्ची आती है, उसको काफ़ी असुविधा होती है, स्पेशली लड़कियों को बहुत असुविधा होती है। तो ऐसी स्कीम आती है तो निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। अब जो खेलो राजस्थान आ रहा है उससे मैं चाहूँगी उसमें खेलना, ताकि मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस मिले और बाकी टीमों का पता चले कैसे है क्या पे। मैं 2 साल से हॉकी खेल रही हूँ। पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, बट फिर मनमोहन सर ने बोला कि तुम हॉकी खेलो, तुम्हारी फिटनेस अच्छी है, तो मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। पहले मैंने अंडर 17 के लिए ट्रायल दिया था, अकेली सिंगल गई थी मैं अपनी स्कूल से, केवी नंबर 6 से, बट फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार मैंने अपनी टीम के साथ खेला है, अब देखते हैं मेरा सिलेक्शन क्या होगा। खेलों के बाद आइए अब बात करते हैं युवाओं के करियर से जुड़े हुए मुद्दों पर। इस वक्त कौन कौन सी नई भर्तियां आई हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम जो आपके सामने आने वाले हैं, वो सभी कुछ आइए देखते हैं इस सेगमेंट में। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 उत्तीर्ण की है, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर मेंस एग्जाम के लिए 12 जुलाई शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपीएससी ने इस संबंध में एक नोटिस जारी करते हुए कहा, दिनांक 16 जून 2024 को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम 1 जुलाई 2024 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के नियमों के अनुसार इन उम्मीदवारों को सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2024 के लिए पुनः आवेदन करना होगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से डिप्टी जेलर के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अगस्त तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर भरा जा सकेगा। चयन प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू में किए गए प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब भर्ती परीक्षाएं हाइब्रिड मोड पर कराएगा। इसमें अभ्यर्थियों को पेपर कंप्यूटर पर ऑनलाइन मिलेगा और जवाब OMR शीट पर ऑफलाइन देने होंगे। बोर्ड सबसे पहले यह प्रक्रिया उन भर्ती परीक्षाओं में लागू करेगा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 से कम है।
कनिष्ठ अनुदेशक के सभी 20 ट्रेड की परीक्षाएं इसी मोड पर होंगी। नीट पीजी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खबर है। खबर ये है कि जो 23 जून की जो पीजी प्रवेश परीक्षा की परीक्षाएं निरस्त हो गई थी, स्थगित हो गई थी, वो परीक्षा अब 11 अगस्त को होंगी, तो आप भी तैयारी कर लीजिए। तो समसामयिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की और थोड़ा मनोरंजन की। इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्में हुई रिलीज और किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, आइए देखते हैं इस सेगमेंट में। अब समय उन्हें खोजने का। कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। दुनिया भर में लगभग 8,500 स्क्रीन पर रिलीज की गई कल की 2898 AD दर्शकों के बीच काफी पसंद की जा रही है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी जैसी 5 भाषाओं में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने 55 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। साउथ के जाने माने निर्देशक नाग अश्विन की इस भव्य बजट और महत्वाकांक्षी फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन समेत दिग्गज कलाकारों का मेला सा लगा है। कल की 2898 AD की उस वक्त से चर्चा है जब इसे बनाया जा रहा था। 4 साल के बाद फिल्म ने 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स की तरफ से भर भर कर प्यार मिला। पौराणिक और VFX का कमाल ऐसा कि कल्कि पर जमकर नोटों की बारिश हो रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कई झंडे गाड़ दिए हैं। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ पहुंच गया है। यही मौका है लोगों को बताने का, कालीन भैया गॉन और गुड्डू पंडित ऑन। कल्कि के बाद आइए मिर्जापुर सीजन 3 की बात कर लेते हैं। मिर्जापुर सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार करने वालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। सीरीज में इस बार पंकज त्रिपाठी, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी और विजय वर्मा नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर का सीजन 3 साल का सबसे चर्चित शो है। खैर, भारी चर्चा के बीच अब ये रिलीज हो चुकी है। अब थोड़ा मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने मिर्जापुर बनाई है। मिर्जापुर अखंडानंद त्रिपाठी की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें कालीन भैया के नाम से भी जाना जाता है। कालीन भैया एक माफिया डॉन है जिसका दबदबा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के मिर्जापुर शहर पर हावी है। कालीन भैया के बेटे मुन्ना त्रिपाठी की मौत के बाद वो भाग जाता है और गुड्डू कालीन की पत्नी बीना त्रिपाठी की मदद से पूर्वांचल पर कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया आपसे जुड़े हुए मुद्दों और आपसे जुड़े हुए सरोकारों को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात आपसे जुड़े हुए ऐसे ही कुछ मुद्दों और एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक आप देखते रहिए DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।